हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम जो कि आपका दोस्तों 20 अगस्त 2023 को हुआ था। दोस्तों उस एग्जाम में जो आपके एसएसटी के मीन्स सामाजिक अध्ययन के जो 60 प्रश्न पूछे गए थे, आज इस क्लास में दोस्तों कराने वाले हैं। दोस्तों यदि आप भी इस बार का सीटेट एग्जाम जो कि आपका दोस्तों 14 दिसंबर को है देने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस क्लास को अवश्य देख करके जाइए। ये दोस्तों आप इस बार का पेपर 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मीन्स जो आपका पेपर सेकंड है। तो दोस्तों जो ये एसएसटी के आज की क्लास में हम आपको 60 प्रश्न कराने जा रहे हैं, इसका दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर दे करके जाइए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपके माइंडसेट में जरूर चल रही होगी कि किस टाइप का क्वेश्चंस जो आएंगे, क्या लेवल रहेगा दोस्तों क्वेश्चंस का। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आज का जो क्लास आपको हम करा रहे हैं एसएसटी के 60 प्रश्न, अगर इसमें से दोस्तों अगर आप 40 या 45 प्रश्न प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, ये मान करके चलिएगा दोस्तों। अगर आज की इस क्लास से दोस्तों 45 प्लस प्रश्न सही कर चुके हैं, तो अगर दोस्तों 45 प्लस नहीं, अगर 40 प्लस भी दोस्तों करते हैं, फिर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आज की क्लास में हम आपके प्रश्न लिए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों जो आपका 14 दिसंबर को पेपर है, पेपर 2 का जो पेपर होगा दोस्तों, पेपर 2 का जो एग्जाम होगा, उसमें इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं दोस्तों, देख करके आएगा आपका एग्जाम का लेवल एकदम यही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये 2023 का जो पेपर था ना, इतना आसान नहीं था जो आज हम आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप 6 to 8 मीन्स पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस क्लास को जरूर देख करके जाइए और सभी क्वेश्चंस को दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आज की क्लास से आप सही करते हैं। दोस्तों यदि हमारे इस चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली ऑन बेसिस दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट कराते रहते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर का ये है। देखिए दोस्तों, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं: जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। बी वाला ऑप्शन है कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। सी वाला है दोस्तों कि चुनाव में मतदान द्वारा। डी वाला ऑप्शन है कि लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। दोस्तों आप लोग बताइए कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रश्नों के कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आपको आंसर बताने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन द्वारा दोस्तों भागीदारी कर सकते हैं लोकतंत्र में लोग, ठीक है। मतदान के द्वारा कर सकते हैं, धरना के द्वारा कर सकते हैं, रैली के द्वारा कर सकते हैं, सामाजिक आंदोलन के द्वारा दोस्तों लोकतंत्र में लोग भागीदारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। दोस्तों जो साप्ताहिक बाजार लगती है और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं दोस्तों। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। दोस्तों साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दर पर खरीदी जा सकती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन है कि साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये भी आपका है कि साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें दोस्तों नहीं होती है और शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन है कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं। सही बात है दोस्तों, जो साप्ताहिक बाजार है वो ग्रामीण में भी लगता है और शहर में भी लगता है, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। डी वाला ऑप्शन दोस्तों कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं।
दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साप्ताहिक बाजार दोस्तों वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया प्रश्न है कि किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। असफल दिखता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि क्लास 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा। ए वाला ऑप्शन है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। बी विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। सी उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। और डी विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कथन और तर्क का क्वेश्चन है। हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ना, इसका पेपर दोस्तों, ये जो पेपर का लेवल है ना बहुत ही अच्छा है और कुछ इसी टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपका 14 दिसंबर को पेपर है। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर जरूर दीजिए और आंसर देने का प्रयास करिए। अगर नहीं आ रहा है फिर भी दोस्तों, अभी कथन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, ये कथन है। तर्क है कि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है। और दोस्तों तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन दिया दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। कथन दिया दोस्तों कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए, दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, या एक सही या एक गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा एक पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन परावर्तित करता है जेंडर स्थिरता को, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को, जेंडर वर्गीकरण करना को और जेंडर भेदभाव को। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर सोच लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। कौन से दोस्तों शिक्षण शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। ए है हमारा विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, क्या ये श्रेष्ठ होगा। क्लास में क्लास प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, क्या ये श्रेष्ठ होगा दोस्तों। स्थानीय चुनाव का वृत्त चित्र दिखाना, क्या ये श्रेष्ठ होगा। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, क्या ये श्रेष्ठ होगा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लास में क्लास प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करके दोस्तों यही शिक्षा शास्त्री विधि जो आपकी होगी ये श्रेष्ठ होगी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ श्रमभाव अभ्यास होगा। क्या अभ्यास है दोस्तों। आदिवासी और चलवासी पशुचारियां चरवाहों के लिए दोस्तों बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? किस तरह करना चाहिए दोस्तों? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। वे विद्यार्थी जो क्लास में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख देना। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका लेखन आवश्यक नहीं है। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। दोस्तों आप लोग बताइए, जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कि संकल्पनाओं मीन्स कॉन्सेप्ट को, विषय वस्तुओं को, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यही। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। कहाँ ले जाता है दोस्तों? जिला न्यायालय ले जाता है। यह होकला निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करता है या करते हैं? न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना, व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए दोस्तों, हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों जो आपका बी स्टेटमेंट है ये भी नहीं होगा और सी स्टेटमेंट ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट स्टेटमेंट आपका ए है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भय पैदा करना, डराना थोड़ी ना है बच्चों को, कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना और यहाँ पे भी डराना है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, केवल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब केवल ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आपका केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके कॉमन सेंस पे होते हैं, चाहे तो आप सही कर सकते हैं आराम से। केवल प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़ना सीख जाइए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी वे विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है। देखिए दोस्तों, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पूछा गया कि भ्रांत धारणाएं हैं। भ्रांत मतलब दोस्तों एक तरीके से गलत धारणाएं हैं। तो दोस्तों यह एक गैर उपयोगी विषय है दोस्तों, ये भी भ्रांत धारणाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी भ्रांत धारणाएं हैं। और तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करते, ये भी है दोस्तों। और यहाँ पे केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है, ये भी है। तो ए बी सी डी चारों है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भ्रांत धारणाएं पूछा गया था दोस्तों, गलत जो धारणाएं बन जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न का आप आंसर दोस्तों समझ करके ही आपको देना है। उष्ण कटिबंध की संकल्पना मीन्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बच्चे व निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? किनकी दोस्तों प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर, ग्लोब, आत्मन या अक्षांश? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का ग्लोब आपका हो गया दोस्तों, आत्मन हो गया और उसके बाद अक्षांश। इनकी दोस्तों इनकी प्राथमिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो बी सी डी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे भी दोस्तों अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभिकथन दिया है कि नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नामावली परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। कौन दोस्तों? नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नामावली जो थी दोस्तों, नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत में मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। इसका तर्क दिया है दोस्तों कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्टता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए और आर। दोस्तों आपका स्टेटमेंट भी सही है और तर्क भी सही है, मीन्स कथन भी सही है दोस्तों और आपका ये तर्क भी सही है। और जो तर्क है आपका दोस्तों कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि
अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं को काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। बी वाला स्टेटमेंट है कि विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। सी वाला स्टेटमेंट है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधित आंकड़े को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, चर्चा करने के लिए कहना और विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, ये भी होगा। देखिए दोस्तों, वी सभी काम जो उसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, पालक, वे स्टेटमेंट आपके सही होंगे। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा। नारे लिखने के लिए कहना दोस्तों सिर्फ लिखने से होगा थोड़ी ना, क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ में दोस्तों बच्चों को शामिल करना होगा, ताकि दोस्तों बच्चे करके सीखते हैं, जो भी काम उनके लिए बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बी और सी स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था के विषय में क्लास लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। शासन व्यवस्था के विषय में दोस्तों क्लास लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार दोस्तों कौशल विकसित करना है। क्या दोस्तों, सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका सोच पाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषय रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो यही दोस्तों सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे अगला प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खाली स्थान प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। अनुप्रयोग, समझ, बोध, विश्लेषण या ज्ञान। दोस्तों आप लोग बताइए किसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, आपके विचार में क्या होता कि यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र में लिए जाते। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र में लिए जाते। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने प्रश्न समझा नहीं है। इसमें दोस्तों बताना है कि किस विद्यार्थियों ने प्रश्न को समझा नहीं है, किस स्टेट में, किस ऑप्शन में। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी बी। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, फिर हम आपको बता दें कथन और कारण के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। विद्यार्थियों को चित्रों द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका अभिकथन तो सही है लेकिन कारण आपका गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान।
इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आपको आंसर बताना है कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 9 बजे पूर्वाह, 3 बजे अपराह, 10 बजे पूर्वाह या 2 बजे अपराह। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बजे अपराह। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। उपयुक्त कारण दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण। तरंगों द्वारा अपरदन व एवं निक्षेपण। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं, इसी कारण। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा या कर्क रेखा। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार आकृति में है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों यह ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए, बिल्कुल सही। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल सही दोस्तों। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल सही दोस्तों। यह अंडाकार आकृति में, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। समताप मंडल में परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण है उच्च वायुदाब के कारण, निम्न वायुदाब के कारण, बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां या तेज पवन के कारण। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं, इसीलिए दोस्तों समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये मैच करना है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ओजोन परत दोस्तों आपका ये समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद रेडियो प्रेशर आपका वायुमंडल में हो जाएगा, तो दोस्तों ए का थर्ड, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो बाकी दोस्तों मैच करने की जरूरत नहीं है, समय आप बचा लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ओजोन परत समताप मंडल ए का थर्ड, किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि गल्फ स्ट्रीम में गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंत भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। यहाँ कृषि के प्रकार दिया और यहाँ पे क्षेत्र या प्रदेश दिया गया है, कहाँ पे ये पाई जाती हैं। स्थानांतरित कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान, ए का दोस्तों फोर्थ होगा। चूंकि दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो बाकी आपको ऑप्शन मैच करने की जरूरत ही नहीं है, समय अपना बचाना आपको है। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता दोस्तों और आगे मैच करते हम लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, 30 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कि 30 प्रश्न एसएसटी के बच रहे हैं जो 2023 पेपर में हुए थे, ये अगली क्लास में हम आपको मॉर्निंग टाइम में दोस्तों कराते हैं। ठीक है, इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। और मॉर्निंग में दोस्तों जो इसके बचे हुए 30 प्रश्न वो भी हम आपको करा देंगे, उसमें भी दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप देख लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों यदि इस पेपर में आप, मैंने बताया ना दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर ले जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर है 2023 में दोस्तों जो पेपर हुआ था। और एक चीज़ दोस्तों हम आपको बता दें कि कथन और
तर्क वाले क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जरूर जाइए एग्जाम में। कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये दोस्तों हमारे चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल से अवश्य जुड़ जाइए।